चलिए, आज पेड़ पौधों और कृषि की दुनिया में एक गहरी छानबीन करते हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्टडी नोट्स हैं। और ये सिर्फ नोट्स नहीं है, मुझे लगता है ये एक तरह से पौधों की प्लेबुक जैसे हैं। प्लेबुक, हाँ, ये अच्छा शब्द है। वो नियम, वो रणनीतियां जिनसे जिनसे वो दुनिया में सरवाइव करते हैं और जिनसे हमारा जीवन चलता है। बिल्कुल। तो मिशन एकदम साफ है, इन कॉन्सेप्ट्स को इतनी अच्छी तरह समझना कि ये रटने ना पड़े, मतलब कहानी की तरह याद हो जाएं। सही। लेकिन शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर कल सुबह हम उठें और दुनिया से सारे पेड़ पौधे गायब हो जाएं, तो क्या होगा? अरे इसका असर तो इतना गहरा होगा कि हम शायद उसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। मतलब ये किसी एक सिस्टम का फेल होना नहीं होगा, ये तो पूरी पृथ्वी के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश हो जाने जैसा है। खाना खत्म, जानवर खत्म, और सबसे जरूरी, हवा में ऑक्सीजन खत्म। बाप रे। हमारे नोट्स में इसे मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि सीटेट तो छोड़िए, जिंदगी का कोई टेस्ट क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब जिंदगी का आधार ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं। पौधों का वर्गीकरण। हाँ, पौधों का वर्गीकरण, यानी उन्हें पहचाना कैसे जाए। तो हमारे नोट्स के मुताबिक पौधों को उनकी बनावट के आधार पर हम 3 तरह से बांट सकते हैं जी। वृक्ष यानी ट्रीज, झाड़ियां मतलब श्रब्स, और शाक यानी हर्ब्स। वृक्ष तो मतलब पेड़, जैसे नीम या आम। ये तो हम सब जानते हैं, बड़े और मजबूत होते हैं। इनका एक मोटा लकड़ी वाला तना होता है और शाखाएं जमीन से काफी ऊपर से निकलती हैं। सही कहा। और फिर आती है झाड़ियां। ये बीज के साइज की होती हैं, जैसे गुलाब या नींबू। अच्छा। इनमें और पेड़ में मुख्य अंतर ये है कि इनकी शाखाएं तने के एकदम निचले हिस्से से, मतलब जमीन के पास से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। ओह, इसी वजह से ये इतनी घनी दिखती हैं। बिल्कुल। और आखिर में आते हैं शाक यानी हर्ब्स। ये सबसे छोटे नाजुक पौधे होते हैं। इनका तना हरा और कोमल होता है, लकड़ी जैसा नहीं, जैसे टमाटर, पालक। धनिया। हाँ, धनिया। अब यहीं पर एक बहुत मजेदार सीटेड ट्रैप आता है, जैसा हमारे नोट्स में बताया गया है। केले के पौधे को क्या कहेंगे? हम सब तो उसे केले का पेड़ ही कहते हैं। और यहीं पर भाषा और विज्ञान का टकराव होता है। देखिए, जीव विज्ञान के हिसाब से केला असल में दुनिया का सबसे बड़ा शाक है, पेड़ नहीं। क्या सबसे बड़ा शाक? जी, उसका जो तना हमें दिखाई देता है वो असल में लकड़ी का तना है ही नहीं। वो पत्तियों की कसकर लिपटी हुई परतों से बना एक छद्म तना होता है, हरा और कोमल। वाह। और यही खूबी उसे शाक की श्रेणी में रखती है। मतलब ये कि हम जिसे केले का पेड़ कहते हैं, वो बनावट के हिसाब से एक विशालकाय धनिया का पौधा जैसा है। ये जानना तो वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि वर्गीकरण सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये चीजों की असलियत समझने का एक तरीका है। अच्छा, ये तो उन पौधों की बात हुई जो सीधे खड़े रह सकते हैं, लेकिन उन पौधों का क्या जिनका तना इतना कमजोर होता है कि उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है? हाँ, हमारे नोट्स में इनके भी 2 प्रकार बताए गए हैं। और यहाँ भी हमें उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। कैसे? एक है विसर्पी लता यानी क्रीपर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये जमीन पर विसर्पण करते हैं, मतलब रेंग कर फैलते हैं। जैसे तरबूज और कद्दू? बिल्कुल। इनका तना बहुत कमजोर होता है, तो ये जमीन पर फैलकर अपनी जगह बनाते हैं और धूप हासिल करते हैं। और दूसरे हैं आरोही लता यानी क्लाइंबर। ये भी कमजोर तने वाले होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी अलग है। ये जमीन पर फैलने की बजाय किसी सहारे के साथ ऊपर की ओर चढ़ते हैं, आरोहण करते हैं। हाँ, जैसे मनी प्लांट। हाँ, मनी प्लांट या मटर की बेल, वो अपने धागे जैसी संरचनाओं से किसी चीज को पकड़कर ऊपर बढ़ती जाती है। ये तो हुई तने की बात। अब जड़ों के बारे में एक स्मार्ट ट्रिक की बात करते हैं जो हमारे नोट्स में दी गई है। क्या ये सच है कि सिर्फ पत्तियों को देखकर पौधे की जड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है? ये सुनने में जादू जैसा लगता है, पर है शुद्ध विज्ञान। अच्छा। और ये एक बहुत काम का सूत्र है। हमें बस पत्ते के अंदर की नसों का, मतलब वेन्स का डिजाइन देखना होता है। ठीक है। अगर पत्ती में नसें एक जाल की तरह फैली हुई हैं, जिसे जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं, तो उस पौधे की जड़ मूसला जड़ होगी। मूसला जड़ यानी टैप रूट, जिसमें एक मोटी मुख्य जड़ होती है। बिल्कुल, जैसे आम या पीपल के पत्ते में होता है। और अगर डिजाइन जाल जैसा ना हो तो फिर दूसरा प्रकार होगा? हाँ, जिसमें पत्ती की नसें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल, सीधी सीधी। जैसे घास या गेहूं के पत्ते में। सही। तो अगर पत्ती ऐसी है
तो पौधे की जड़ रेशेदार जड़ होगी, फाइब्रस रूट, जिसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि बहुत सारी पतली पतली जड़ें एक गुच्छे की तरह होती हैं। वाह, यानी सूत्र है जाल बराबर मुसला और सीधा बराबर रेशेदार। ये याद करना तो काफी आसान है। बहुत आसान। ये एक तरह से पौधे का पूरा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। जो डिजाइन ऊपर पत्ती में है, वैसा ही कुछ जमीन के नीचे भी फॉलो हो रहा है। कमाल की सिमेट्री है। अब चलिए सामान्य नियमों से हटकर कुछ असाधारण पौधों की बात करते हैं, प्रकृति के असली सुपरस्टार। पहला नाम है डेजर्ट ओक। हाँ, डेजर्ट ओक। ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक अद्भुत पौधा है। सर्वाइवल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण। मतलब? इसे आप एक चलता फिरता पानी का बैंक कह सकते हैं। पानी का बैंक? जी। इसकी जड़ें पानी की तलाश में अविश्वसनीय रूप से गहरी जा सकती हैं, कभी कभी तो 300 फीट तक। 300 फीट सिर्फ पानी के लिए? जी हाँ, जो कि एक 30 मंजिला इमारत के बराबर है। और ये सिर्फ पानी ढूंढता नहीं है, उसे अपने तने में जमा भी करता है। अच्छा। जब वहाँ के स्थानीय आदिवासी लोगों को पानी की कमी होती है, तो वो इसके तने में एक छोटा छेद करके पाइप डालते हैं और उससे साफ पानी निकालकर पीते हैं। अविश्वसनीय। ये तो पौधों की दुनिया का ऊंट हो गया, कह सकते हैं। और अब एक ऐसे पौधे की बात जो शिकार करता है, निपेंथिस या घटपर्णी, पिचर प्लांट। ये तो और भी हैरान करने वाला है। बिल्कुल। ये पौधा ऐसी मिट्टी में उगता है जहां नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। तो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए इसने कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बना लिया। तो ये एक मांसाहारी पौधा है? हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। लेकिन ये कीड़ों, मेंढकों और यहाँ तक कि चूहों को अपनी तरफ खींचता कैसे है? क्या ये कोई आवाज निकालता है? नहीं, और हमारे नोट्स में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि ये कोई आवाज नहीं निकालता। तो फिर? यही इसकी खासियत है। ये पौधा अपने शिकार को एक खास तरह की मीठी, मनमोहक खुशबू से आकर्षित करता है। स्मेल से? कीड़े मकोड़े उस खुशबू से खिंचे चले आते हैं और घड़े के चिकने किनारे से फिसलकर अंदर गिर जाते हैं। और वहां मौजूद पाचक रस उन्हें पचा लेते हैं? बिल्कुल। ये प्रकृति का एक खुशबू वाला जाल है। कमाल है। पौधों की दुनिया में कुछ और भी सहयोगी हैं जो सिग्नल देते हैं या सहारा बनते हैं, जैसे क्रोटॉन का पौधा। हाँ, क्रोटॉन तो किसानों का सबसे अच्छा दोस्त है। एक तरह का प्राकृतिक सेंसर है। सेंसर? किसान इसे अपनी मुख्य फसल के साथ खेत में लगा देते हैं। इसकी जड़ें जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए जब खेत में पानी की कमी होती है तो सबसे पहले क्रोटॉन के पौधे को पानी मिलना बंद होता है। और उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं? हाँ, मुरझाकर नीचे लटक जाती हैं। तो ये एक तरह का लो बैटरी इंडिकेटर है। किसान इसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि अब सिंचाई का समय हो गया है। क्या कमाल का तरीका है। और सहारे की बात करें तो बरगद का पेड़? बरगद से बेहतर उदाहरण क्या होगा। हम जो उसकी मोटी मोटी टहनियां ऊपर से नीचे लटकते देखते हैं, वो असल में टहनियां नहीं हैं। वो जड़ें हैं। जी, वो उसकी जड़ें होती हैं, प्रॉप रूट्स। ये जड़ें नीचे बढ़ते बढ़ते जमीन में घुस जाती हैं और विशाल खंभों का रूप ले लेती हैं। और यही वजह है कि एक बरगद का पेड़ सदियों तक फैलता जाता है और एक पूरा जंगल बन जाता है। बिल्कुल। अब बरगद का पेड़ अपना एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है। जी। लेकिन इंसानों ने भी पौधों के सिस्टम को समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखा, और यहीं से कृषि की कहानी शुरू होती है। एकदम सही। भारत में कृषि का पूरा चक्र मौसम पर आधारित है। इसे 3 मुख्य फसलों में बांटा गया है। पहली है खरीफ। खरीफ? ये मानसून की फसल है। हाँ, इसे ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए इसे जून जुलाई में बोया जाता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा। फिर आती है सर्दी की फसल। उसे कहते हैं रबी की फसल। इसे कम तापमान चाहिए, इसलिए इसे अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, जैसे गेहूं, चना, सरसों। और इन दोनों के बीच गर्मी के छोटे से मौसम में एक और फसल होती है जिसे जायद कहते हैं। इसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसी सब्जियां उगाई जाती हैं। ये तो हुई मुख्य धारा की खेती, लेकिन हमारे नोट्स में एक खास तरह की खेती का भी जिक्र है, झूम खेती। हाँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये खेती का एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है जिसे ज्यादातर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी समुदाय अपनाते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें जमीन के एक टुकड़े पर उगी वनस्पति जैसे बांस या झाड़ियों को काटकर कुछ समय के लिए सूखने को छोड़ दिया जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। जला दिया जाता है? क्या इससे जमीन को नुकसान नहीं होता? पारंपरिक रूप से देखें तो नहीं। जो राख बचती है
वो जमीन के लिए खाद का काम करती है। अच्छा। इसके बाद जमीन की गहरी जुताई नहीं की जाती, बल्कि मिट्टी को हल्का खुरचकर बीज बो दिए जाते हैं और कुछ साल खेती करने के बाद उस जगह को 10-15 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि जंगल फिर से उग सके। खेती का एक तरीका नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली है, और इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक कानून बनाया गया है ना? जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है, जंगल अधिकार कानून 2007। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2007। हाँ, इस कानून के तहत ये प्रावधान है कि जो भी आदिवासी समुदाय किसी जंगल में पीढ़ियों से, मतलब कम से कम 25 साल से रह रहे हैं, उनका उस जंगल की जमीन और उसकी उपज पर पूरा हक है। तो ये कानून सिर्फ जमीन का हक नहीं देता, बल्कि उनकी जीवन शैली, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को भी बचाता है। बिल्कुल, ये इंसान और जंगल के रिश्ते को कानूनी मान्यता देता है। हमने देखा कि कैसे जंगल के अधिकार समुदायों को उनकी जमीन से जोड़ते हैं, लेकिन अब एक ऐसी बात करते हैं जो हमारी थाली को पूरी दुनिया से जोड़ती है। सब्जियों का वैश्विक सफर। हाँ, हम जो सब्जियां रोज खाते हैं, क्या वे हमेशा से यही थी? इसका जवाब है नहीं। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारी थाली कितनी वैश्विक है। जैसे सोचना ही कितना अजीब है कि 16वीं सदी से पहले भारत में समोसे में आलू नहीं होता था। बिल्कुल, या किसी भी सब्जी में टमाटर और मिर्च का तड़का नहीं लगता था। इसने तो हमारे खाने का, हमारी संस्कृति का चेहरा ही बदल दिया है। बिल्कुल, पत्ता गोभी और मटर यूरोप से भारत पहुंचे। हमारी पसंदीदा भिंडी और कॉफी वो अफ्रीका महाद्वीप से आई, और सोयाबीन चीन से भारत पहुंचा। तो हमारी थाली एक तरह से पूरी दुनिया का नक्शा है। हाँ, जो व्यापार, प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी कहती है। तो आज की इस छानबीन से हमने पौधों की पूरी दुनिया को समझा, उनके वर्गीकरण से लेकर केले के एक शाख होने के सच को जाना, और पत्तियों के डिजाइन से जड़ों के राज पहचानने की ट्रिक भी सीखी। हमने डेजर्ट ओक की इंजीनियरिंग, नेपेंथिस की शिकारी रणनीति और क्रोटॉन के सिग्नल देने की खूबी को भी समझा। साथ ही झूम खेती और जंगल अधिकार कानून के जरिए हमने इंसान और प्रकृति के गहरे रिश्ते को भी देखा। और आखिर में ये भी जाना कि हमारी थाली में मौजूद सब्जियों ने सिर्फ हमारा पेट नहीं भरा, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया का सफर तय किया है। और यहीं पर मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये सारी जानकारी दिखाती है कि पौधे सिर्फ जीव विज्ञान का हिस्सा नहीं है, वे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और संस्कृति का भी एक जिंदा जागता हिस्सा है। सही बात है। अगली बार जब कोई अपनी थाली देखे तो सिर्फ उसके स्वाद और पोषण के बारे में ना सोचें, ये सोचें कि उस भोजन की कहानी क्या है, वो किस महाद्वीप से चलकर, किन व्यापारिक मार्गों से होकर, किन किसानों की मेहनत से हम तक पहुंचा है। शायद ये भोजन को देखने का एक बिल्कुल नया और ज्यादा सम्मानजनक नजरिया दे।